नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी, धरा गया सीबीआई का नकली डीसीपी। फर्जी अधिकारी बंद करने वाला था युवती से शादी। लड़की के भाई को शक होने पर की शिकायत। हरिद्वार में पंचायत चुनावों के 6 महीनों के भीतर ही जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। विधायक उमेश मिश्रा ने की शिकायत। काशीपुर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 1 दर्जन बाइक के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में करते थे चोरी। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की आहट। बढ़ते मरीजों के चलते अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। बढ़ाई गई टेस्टिंग, तो वहीं चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होगी कोविड गाइडलाइन। और धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर का जन्मोत्सव। जैन समाज ने निकाली रथ यात्रा। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कार्यक्रमों में विधायक और महापौर ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को आ सकते हैं देहरादून। इस दौरान वो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। उत्तराखंड को दे सकते हैं कुछ नई योजनाओं की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गडकरी के उत्तराखंड आगमन के संबंध में शासन को पत्र लिखा गया। हालांकि अभी तक उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, देहरादून में नितिन गडकरी के आने का संभावित कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देहरादून में चल रही है और राजनीति दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये दौरा कितना खास है? जी बिल्कुल, बताना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून होने वाला है। मैं विशेष जानकारी देते हुए बताना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून आने वाले हैं जी। और साथ ही साथ नितिन गडकरी का यह दौरा इसलिए भी अहम और खास माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान वह निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के साथ ही साथ कुछ नई अन्य योजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड को देने जा रहे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय की ओर से नितिन गडकरी के उत्तराखंड आगमन के संबंध में शासन को पत्र लिख दिया गया है। हालांकि अभी तक उनका मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह खास दौरा होगा क्योंकि नितिन गडकरी लगातार सड़कों का निर्माण कर रहे हैं जहां तक, और नितिन गडकरी के द्वारा ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया जा रहा है और एक्सप्रेस वे जो उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ने का काम कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट, सुंदर प्रोजेक्ट माना जाता था क्योंकि उत्तराखंड और दिल्ली की दूरी ऐसे अभी यदि नापी जाए तो 6 घंटे की है, लेकिन इस सड़क निर्माण के बाद, निर्माण के बाद यह दूरी 2 घंटे की रह जाएगी। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लगातार कार्यक्रम में भी बोलते आ रहे हैं कि उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ने के लिए यह राजमार्ग बनाया जा रहा है जिसकी दूरी 6 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगी। जी। इसके कारण क्या होगा कि उत्तराखंड में व्यापार की वृद्धि होगी, पर्यटन का विकास होगा और उत्तराखंड में राजस्व की वृद्धि होगी। तो इसलिए यह दौरा अपने आप में खास माना जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यदि मानी जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यह अपने आप में एक अहम और खास दौरा माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ही यह सौगात जब मिलेगी तो लोग इसको देखकर खुश होंगे और वहीं जब नितिन गडकरी आएंगे तो वो और विशेष तरीके से बताएंगे। जब वो सभा संबोधित करेंगे तो जरूर इसकी जानकारी देंगे, तो कहीं ना कहीं इस पे जो भी थोड़ा सा भी यदि पर्दा है तो उस पर से पर्दा उठ जाएगा।
तो इसीलिए यह दौरा अपने आप में एक अहम और खास माना जा रहा है, नितिन गडकरी का यह दौरा। और यदि बात की जाए कि जितने राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनका बात की जाए यदि उनके कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम की अभी रूपरेखा अभी तैयार तो हो गई होगी, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि कार्यक्रम इसका है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ कहना अभी गलत हो जाएगा। इनका रूपरेखा क्या है, कितनी सभा को संबोधित करेंगे या कितने बजे आएंगे, इसकी भी अभी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो जैसे ही यह जानकारी मिलेगी तो जरूर यह जानकारी को दे दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह दौरा 6 अप्रैल को होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि और यदि पाए तो नितिन गडकरी नई दिल्ली से ही आर्थिक गलियारे विकसित किए जा रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का सड़क मार्ग होते गणेशपुर या आशारोड़ी तक निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस दौरान जब हम प्रेस संबोधित करेंगे तो इतनी बातें अभी सामने आई है या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के 6 महीनों के भीतर ही जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे सुभाष वर्मा और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने पंचायत के विकास कार्यों में कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे। आरोपी की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने हरिद्वार के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद डीएम विनय शंकर पांडे ने सीडीओ और की अध्यक्षता में जांच कमेटी की बना दी और बताया जा रहा है कि भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष की भ्रष्टाचार के आरोप में जांच होने पर दूसरे दलों के नेताओं को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। देखिए, जो सत्य है मैंने कहा ना वो सामने आएगा। अगर कहीं गलत है, अनियमितता है तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन अभी जांच बैठी है, जो निर्णय होगा सामने होगा। रही बात भाजपा की जो पूरी सोच है वो सबके सामने है, वो जन विरोधी है। और ठीक है, बोर्ड बना है, अब देखो क्या आता है सामने, निर्णय क्या आता है। गलत है तो गलत है। देखिए, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी के विरुद्ध मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें कतिपय बिंदुओं पर जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और हम लोग इस संबंध में एक कमेटी का गठन कर रहे हैं सीडीओ की अध्यक्षता में। और उसके बाद वो 3 सदस्यीय कमेटी होगी। इस पूरे जो प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कमिश्नर साहब का आदेश है, उन सभी बिंदुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसे हम लोग कमिश्नर साहब के पास भेजें। मामला हरिद्वार के बहादुराबाद थाने का है, जहां एक युवक ने खुद को सीबीआई डीसीपी पेश करते हुए वर्तमान पोस्टिंग पटियाला बताकर आनंद विहार कॉलोनी के निकट रानीपुर झाल बहादुराबाद निवासी युवती से सगाई की थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही युवती के भाई को इस बारे में शक होने पर युवती के भाई ने शिकायत प्रार्थना पत्र देकर थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने सीबीआई ब्रांच दिल्ली और देहरादून में दस्तावेजों को खंगालने के बाद कथित फर्जी सीबीआई डीसीपी को बेहट सहारनपुर से दबोच कर और सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से डीसीपी की फर्जी आईडी, फोटोग्राफ्स और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस की छानबीन के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त वसीम आजम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज एक फर्जी फोटोशॉप से तैयार किए गए हैं। सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं जो ये फोटोशॉप के थ्रू उसको करके, मतलब उसको चेंज करके अपनी फोटो लगाता था और लोगों को ठगता था।
राजधानी देहरादून में नगर निगम ने 1 अप्रैल से यूजर चार्ज में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसके लिए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि हमने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा है और मुख्य सचिव से मुलाकात भी की है और कहा है कि यूजर चार्ज को बिजली के बिल के साथ जोड़ लिया जाए। इससे ये होगा कि लोग यूजर चार्ज नहीं देते हैं और पैसे से बचने के चक्कर में लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं और इससे सारा कूड़ा नगर निगम की गाड़ियों में आएगा और इससे राजस्व भी प्राप्त हो जाएगा। यूजर चार्ज के लिए जो हमने शासन में लिखा था, हम मुख्य सचिव जी से मिले थे कि ये यूजर चार्ज जो है ये बिजली के बिल के साथ जुड़ जाए। अगर बिजली के बिल के साथ जुड़ के आने लगेंगे तो उस समय 2 लाभ होंगे। एक तो हमारा जो यूजर चार्ज नहीं देते, जो कूड़े जो है गाड़ियों में नहीं देते, उससे वो 50 रुपये बचने के चक्कर में जो है कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं, उससे भी बचाव होगा और 100% जो है हमारा कूड़ा जो है गाड़ियों में जाएगा। तो ये स्वच्छता में जो शहर जो हमारी कहीं कहीं गंदगी दिखती है, वो गंदगी भी नहीं दिखेगी। सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का फैसला पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुरजोर तरीके से लिया और अभिभावकों को राहत पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री उनके शासनकाल में उनका प्रयास यही रहा था कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी स्कूलों में लागू हो सके ताकि छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वो जल्द ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश से सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का अनुरोध करेंगे ताकि गरीब छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके और उनके अभिभावकों पर भी अधिक बोझ ना पड़े। इसमें हमारी सरकार ने किया, यह बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की किताब है। जब बच्चे सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में या किसी कंपटीशन में भी जाते हैं तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को ही अपना बेस मान के प्रतियोगिता में जाते हैं और इसी नाते हमारी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लागू की। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल अपना एक बिजनेस करते थे, प्राइवेट लेखकों की किताबों को, महंगी किताबों को लगाने का एक धंधा चल गया था, तो उस पर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को लगाने से उनके इस बाजारीकरण पे प्रतिबंध लगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बेमौसम बारिश से जनमानस को मुश्किल में डाल दिया है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड से फिर दस्तक दे दी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बीते कई दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने में महज ही कुछ दिन शेष रह गए हैं। धामों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू करने में कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं निचले इलाकों में भी भारी ठंड शुरू हो गई है। अप्रैल में हो रही बारिश और बर्फबारी से जनमानस मुश्किल में है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अप्रैल में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसको देखते हुए जो 4 धाम यात्रा है उसमें भी अड़चने आ रही है, जहां पे बारिश ने लोगों की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। क्या कुछ जानकारी है? बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ है। चाहे आज की भी बात की जाए तो आज भी मौसम बिगड़ा हुआ है और सुबह से ही पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के जो है वो आसार बने हुए हैं। और वही यमुनोत्री धाम की बात की जाए या चारों धामों की बात की जाए तो वहां पर चोटियों पर बर्फबारी भी है, जबकि निचले क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मसूरी, वहां पर ठंडी हवाएं चलने लगी और एकदम से लौट आई है। वही मौसम विभाग ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। जो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह, उनके मुताबिक आज ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बारिश के कारण साफ तौर पर कहा गया है कि तापमान में कमी आ सकती है। और जो ये मौसम की बेरुखी है, इसके चलते जो 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं हैं उनको समय पर पूरा करने के लिए भी प्रशासन के सामने एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि केदारनाथ धाम में इस वक्त बर्फ गिरी हुई है और बीते कई दिनों से लगातार वहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ
पूरे जो यात्रा रूट है उससे बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बद्रीनाथ की भी बात की जाए तो बद्रीनाथ में बीआरओ ये काम देखता है, पांडुकेश्वर से लेकर बीआरओ तक, बद्रीनाथ तक बीआरओ बर्फ हटाने का काम करता है। लेकिन तमाम लगातार हो रही बर्फबारी के कारण बर्फ सही तरीके से साफ नहीं हो पा रही है। जिसकी बर्फ साफ की जा रही है, दोबारा से वो बर्फ इकट्ठे हो रही है। तो इस तरीके से शासन प्रशासन के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी माँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में जाट महासंघर्ष समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संयोजक अशोक बल्हारा ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि हमें 23% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार द्वारा वादा करने के बाद भी अभी तक जाटों को केंद्र ने नौकरी में आरक्षण नहीं दिया है, जो सरकार की विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह उठाती है। आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी प्रदेश के जाट एकजुट होकर आरक्षण की लड़ाई लड़े। देहरादून में जो प्रेस करने आए हैं उसका उद्देश्य ये है कि जाट समाज को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ये डिमांड करती है कि सभी प्रदेशों में जाट समाज को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए, जो शिक्षण संस्थान में भी हो और नौकरियों में। उत्तराखंड सरकार ने 2010 में जाट समाज को आरक्षण। काशीपुर में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस काफी अलर्ट दिखाई दे रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। कोटा राताल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ते हुए उनके कब्जे से चोरी की हुई 12 बाइकें बरामद की है। पकड़े गए 2 आरोपी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी उधम सिंह नगर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के काशीपुर के आसपास के क्षेत्रों से बाइकें चुराते हैं। काशीपुर की संपूर्ण पुलिस टीम को एक बेहतरीन उपलब्धि मिला है। अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट बाइक चोरी के तस्करों को हमने पकड़ा है। तो विशेष रूप से नवीन बुधानी जो चौकी इंचार्ज कटोरा ताल है और उसकी टीम, और उसके अलावा काशीपुर का SHO रतोड़ी और हमारा CO वंदना और अभय बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं। आज जो है 3 चोर शातिर बाइक चोरों की गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उनके कब्जे से आप देख पा रहे हो 12 मोटरसाइकिल हमने बरामद किया है। इसमें मात्र 2 काशीपुर का है, चोरी का है, बाकी 9 जो है अदर अभी तक वेरीफाई नहीं।
प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के चलते व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई और अस्पतालों में आ रहे संदिग्ध मरीजों की कोरोना टेस्टिंग भी की जा रही है। वहीं दून अस्पताल CMSY रिजवी ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि जितने भी केस अभी तक आए हैं उनमें कुछ से ज्यादा लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे ही लक्षण मरीजों में मिल रहे हैं। पिछले 7 दिनों से प्रतिदिन 2-3 केस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। फिर भी हिदायत के तौर पर आम जनमानस को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जो कोरोना काल के दौरान लागू हुई थी, ताकि उससे स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं। ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, ये केसेस केवल इन्फेक्शन तक सीमित हैं, क्योंकि कोविड के 2 अंग होते हैं। पहला अंग होता है कि कोविड से इन्फेक्शन होना, और दूसरा अंग है कि कोविड से एक डिजीज़ होना, एक बीमारी होना जो कि बाद में इतनी फैटल हो जाए कि जान के लिए खतरा हो जाए या मरीज सीरियस हो जाए। तो अभी तक हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं जिसको हमने चेक कराया है कोविड के लिए, वो सारे के सारे माइल्ड थे, जिसमें से हल्के फुल्के सिम्टम्स जैसे कि बुखार होना, गले में खराश होना, खांसी होना या माइल्ड टाइप का निमोनिया होना। तो इस तरह के केसेस अस्पताल में थोड़े अवश्य रूप से बढ़े हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ क्या कुछ हालात बने हुए हैं? कोरोना के कितने केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्या ये आंकड़े डराने वाले साबित हो सकते हैं? स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस तरीके से कोविड के एक बार फिर से संक्रमित मामलों की तादाद में इजाफा हुआ है, उसको लेकर सरकार ने एक बार एडवाइजरी जारी जरूर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात और राहत की बात यह है कि कोविड के इन आंकड़ों में इन्फेक्शन के सिवा कोई भी मुश्किल हालात करने वाले बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, इसको लेकर के। लेकिन एहतियात बरतने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए सर्दी जुकाम की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की तादाद बढ़ी है, और कोविड की जांच कराने की जो जिनको चिकित्सकों के द्वारा सलाह दी गई थी, उन्होंने अपनी जांच कराई, उसके बाद उसको कोविड के सिम्टम पाए गए। लेकिन सरकार ने इसको पूरे तरीके से एक एहतियातन ये जरूर कहा है कि सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी जुकाम खांसी की जो बीमारियां हैं उससे भी बचने में आसानी होगी। लेकिन इसको कोविड के रूप में कहीं भी पैनिक न बनाया जाए, ये जरूर गाइडलाइन जारी की गई है। और कहा है इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से या अस्पतालों में या फिर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले चेक पॉइंट है, वहां पर इस तरीके के चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये रूटीन में है। और जब बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है, उस समय सर्दी और जुकाम का मौसम इस बार फिर से सामान चल रहा है। लेकिन इसको एहतियातन सलाह जरूर दी गई है चिकित्सकों द्वारा कि आप मेडिकल तौर पर या अगर आपको इस तरीके है तो दूसरे से अगर आप बात करें तो मास्क का इस्तेमाल करें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जी श्रीनिवास जी, इसी के साथ में राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना के चलते क्या कुछ व्यवस्था दुरुस्त की गई है? ये बिल्कुल, जहां तक का सवाल है, देहरादून में जो राजकीय चिकित्सालय है, जिसको जिला चिकित्सालय कोरोनेशन अस्पताल, बेड की व्यवस्था सीएमओ के द्वारा की गई है, यानी स्वास्थ्य की गई है। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड अगर कहीं पर है तो वो दून मेडिकल कॉलेज यानी देहरादून के दून अस्पताल पर है या कोरोनेशन में है। इसमें तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुकम्मल इंतजाम के साथ आगे बढ़ाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे में कोविड जांच और वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए विभागीय अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
पूर्व सैनिकों ने अपनी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में नगर के रामलीला मैदान से लेकर उपजिला अधिकारी कार्यालय तक केंद्र सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। साथ ही उपजिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व सैनिकों की 4 प्रमुख मांगे 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति, एमएसपी की विसंगति, विकलांग पेंशन की विसंगति और पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को सरकार जल्द से जल्द दूर करे। खटीमा में आज जो हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है वो हम 20 तारीख से पहले दिल्ली में भी हम धरना प्रदर्शन में गए थे, उसके बाद 12 तारीख में गए थे और बीच में भी हमारे कुछ लोग बीच में भी जाते रहे वहाँ पर धरना प्रदर्शन में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण आज हमने खटीमा में एक बहुत बड़ी रैली निकाली है जिसमें हमारे सभी पूर्व सैनिकों का, वीरांगनाओं का और हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे खटीमा क्षेत्र के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो यहाँ पर मेरे यहाँ आए थे और उनके द्वारा कहा गया कि जो OROP में जो विषमताएं हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की गई है, ऊपर के रैंक्स के अधिकारी को ज़्यादा पेंशन मिल रही है और NCO लेवल के जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जो पे है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है। तो उनकी यही एक शिकायत थी जिसको उन्होंने एक ज्ञापन मेरे को दिया और ज्ञापन हम उचित माध्यम से। जोशीमठ को सुरक्षित रखने के लिए नवदुर्गा रामलीला कमेटी जोशीमठ के द्वारा 7 वर्षों के बाद भगवान रामचंद्र की लीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला मंचन को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में राम भक्त हर दिन रात्रि के समय मौजूद रहते हैं। बता दें कि रामलीला मंच को बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है और यहाँ हर दिन नियमित रूप से भगवान रामचंद्र जी की लीला का आयोजन किया जा रहा है। काशीपुर में श्री भगवान महावीर का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसी क्रम में जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर का जन्मोत्सव कार्यक्रम जन कल्याण और व्रत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान जैन समाज के द्वारा एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं मानपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और नगर निगम महापौर उषा चौधरी ने शिरकत की। श्री भगवान महावीर जन कल्याण भव्य शोभा यात्रा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह से ही मंदिर में शांति और पूजा पाठ इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महावीर जयंती का जन्म कल्याणक जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज भी हमारे साथ बहुत हर्षोल्लास से भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और आज सुबह श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रभात फेरी हुई और उसके बाद जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं यहाँ और 2 बजे के उपरांत रथ यात्रा होगी जिसमें श्री जी स्वर्ण रथ में विराजमान होकर नगर में श्री जी की यात्रा शोभा यात्रा निकली। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।